एम्पियर लॉ भी बोलते हैं, इसी को एम्पियर सर्कुटल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। पुट द हेडिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। ये भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने की दूसरी कैलकुलेशन है, बिल्कुल वैसा ही जैसे फोर्स निकालने के लिए कूलम्स लॉ का इस्तेमाल किया गया था और गॉस लॉ का भी इस्तेमाल किया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दो लॉ है, एक बायोट-सेवर्ट लॉ और दूसरा एम्पियर सर्कुटल लॉ। सो नाउ वी विल डिस्कस एम्पियर सर्कुटल लॉ। कहा गया कि मान लो कि कोई करंट आई है इस तरीके से I1, इसका मतलब हुआ I1 किधर जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में, और एक मैंने I2 ले लिया, किधर आ रहा है, पॉजिटिव दिशा में। एक मैंने I3 ले लिया, क्या ले लिया, और एक मैंने I4 ले लिया, क्या ले लिया, I4 ले लिया। मैंने कितने करंट ले लिए, 4 इनफाइनाइट करंट के लिए वायर ले लिए, I1, I2, I3 एंड I4। कितने ले लिए, 4 ले लिए एजम्पशंस के लिए। कितने ले लिए, 4 ले लिए एजम्पशंस के लिए। कहा गया अगर ये चारों करंट वायर, क्या कहा गया, अगर ये चारों करंट वायर को किसी क्लोज लूप में रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए, क्लोज लूप में रख दिया जाए, तो सपोज दैट इसमें हमने कहा कि चारों वायर को एक क्लोज लूप में ऐसे डाल दिया, बिल्कुल लूप क्लोज हो गया, डाल दिया गया। और सोच के देखो अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही, माने हमने एक एलिमेंट लिया, करंट ऐसे का मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के सराउंडिंग में जनरेट होती है। अगर मान लो करंट ऐसे बह रही है, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा, कहाँ होगा, इसके सराउंडिंग में एक इनडायरेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो बिल्कुल समझो कि मान लो ऐसा लिखा हुआ है, हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, कितनी है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज द फील्ड डायरेक्शन। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, क्लॉकवाइज बह रही है। कैसी बह रही है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी चल रही मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस तरीके से है ना। तो राइट हैंड रूल कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। तो अगर हम उसको लिखना चाहें तो यहाँ कौन सी करंट बड़ी हो जाएगी, I2 बड़ी हो जाएगी कि I1 बड़ी हो जाएगी। कहा भैया ये हो जाएगा I2 माइनस I1। क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 माइनस I3 माइनस I4 होगा, बिल्कुल इस तरीके से I2 माइनस I1 माइनस I3 माइनस I4, बिल्कुल इस तरीके से होगा। क्यों, क्योंकि हमने पॉजिटिव कौन सा माना, I2। किस लिए माना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी कैसी है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए करंट कौन सी होगी, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन वाली पॉजिटिव, और नेगेटिव जेड डायरेक्शन वाली को हमने नेगेटिव मान लिया। तो नेट करंट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। इसी कंसेप्ट बेस्ड IIJ ने एक सवाल पूछा, ऐसे ही 4 करंट दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, पूछा व्हिच वन इज ट्रू। क्या पूछा, व्हिच वन इज ट्रू। सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना, एकदम सेम सवाल पूछा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए I2 माइनस I1, ऑप्शन बी I2 प्लस I1, ऑप्शन सी I1 माइनस I2, ऑप्शन डी I3 माइनस I2। विच वन इज करेक्ट, चूज द करेक्ट वन, विच वन इज करेक्ट। ये सवाल जेईई का है, इसी बेसिक कंसेप्ट सवाल ने पूछ लिया IIT ने, भैया कौन सा सही है बताओ। एम्पियर सर्कुलर लॉ कई सालों से लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब 90% लोगों ने गलत दिया। क्यों, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया कि क्या कहना चाह रहा था, राइट हैंड रूल को सही से लगा ही नहीं पाए यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, I2 माइनस I1। क्या I2 प्लस I1 सही होगा, नहीं, I1 माइनस I2 गलत हो जाएगा, I3 माइनस I4 गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें I3 को पॉजिटिव दिखाया, जबकि I3 कैसा है, खुद ही नेगेटिव है। I3 कैसा है, खुद ही नेगेटिव है। बात समझ आई क्या, ठीक है। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है कि ये जो क्लोज लूप है, ये क्या है, ये जो क्लोज लूप है, ये जो क्लोज लूप, ये वाला, ये जो क्लोज लूप है, अगर इसके अंदर कोई करंट है, इसके अंदर क्या है, कोई करंट है, तो वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा। क्या देगा, तो कहा गया, लिखा गया कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I इनक्लोज्ड। I इनक्लोज्ड का मतलब, एंड दिस क्लोज सर्किट इज नोन एज एम्पियर सर्किट। क्या बोलते हैं, एम्पियर लूप। सर्किट ना बोलो, एम्पियर लूप बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसे बोलते हैं एम्पियर लूप। मतलब कहा गया कि एम्पियर लूप के अंदर जो भी करंट होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी, बिल्कुल गॉस लॉ जैसा सिमेट्री। वहां E डॉट ds होता था, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट अपॉन q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q इन अपॉन, यहां पे क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन इनटू B डॉट dl। dl का मतलब हुआ कि लाइन चार्ज पे जो इंटीग्रेट किया गया, इस पर इंटीग्रेट किया जाएगा लाइन चार्ज पे, वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट यानी कांस्टेंट है, इनटू I इनक्लोज्ड। I इनक्लोज्ड का मतलब, I इन का मतलब होगा करंट इन क्लोज लूप, करंट इन एम्पियर लूप, या ऐसे लो, करंट विद इन एम्पियर लूप, करंट विद इन एम्पियर लूप। मतलब एम्पियर लूप के अंदर जो करंट
हम इनक्लोज्ड करंट कहेंगे। तो एम्पियर लॉ का एक स्टेटमेंट आ गया इस तरीके से, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द एम्पियर लॉ एंड B net इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। लिखो स्टेटमेंट लिखो। एम्पियर लॉ का स्टेटमेंट लिखो। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ product of magnetic field into length should be equal to the product of enclosed current within the ampere loop and magnetic permeability of free space. Product of enclosed current within the ampere loop and magnetic permeability of free space। उसके बाद इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद ये फॉर्मूला जरूर मेंशन कर लेना। अब यहाँ पे B क्या है, एंड दैट B इज कॉल्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट वही है क्या, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। डीएल क्या है? एलिमेंटल लेंथ। डीएल क्या है? एलिमेंटल लेंथ। बात समझ आई क्या? अब इस फॉर्मेट को याद रखो और इसी फॉर्मेट पे सारे इसके एप्लीकेशन होने वाले हैं। तो राइट डाउन द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर सर्कुटल लॉ। पुट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर सर्कुटल लॉ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, पहला एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, पहला एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो कहा गया है कि हमारी करंट कैरिंग वायर है, इसका करंट कितनी वैल्यू है और मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है यहाँ से डी डिस्टेंस दूर। इनफाइनाइट वायर है, कैसी वायर है ये? इनफाइनाइट वायर। फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट। फाइनाइट इसलिए नहीं है क्योंकि फाइनाइट वायर के थ्रू हम इसको निकाल नहीं सकते। ये भी किसके लिए वैलिड है? दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिकल सिस्टम। तो फाइनाइट के लिए हम इसे नहीं निकाल सकते। फाइनाइट निकालने के लिए हमारे पास पुराना मेथड है जिसे हम पढ़ते हैं बायोट-सिवट लॉ। वहां पे फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी sin θ 1 + sin θ 2। दिस इज द फाइनाइट वायर एप्लीकेशन फ्रॉम देयर, हियर इज द इनफाइनाइट वायर एप्लीकेशन। अब इनफाइनाइट वायर की वजह से डी डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको अच्छे से आता है, बायोट-सिवट लॉ में मैंने पढ़ाया था। फॉर्मूला भी सबको रटा होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। तो लेट मी चेक आउट, क्या ये इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएगा? एम्पियर लॉ। तो एम्पियर लॉ लगाने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहीं से एम्पियर लूप ड्रॉ करो। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहीं पर एम्पियर लूप ड्रॉ करो। तो अगर हमें यहां पर निकालना है तो हमने यहीं पर क्या ड्रॉ करना शुरू किया? एम्पियर। क्या ड्रॉ करना शुरू किया बेटा? तो हमारा ये बन गया एम्पियर एंड दिस इज एम्पियर। अब चेक करना है इस लूप के अंदर करंट है, तो कहा गया यहाँ करंट है। तो फॉर्मूला लगा लो। क्या फॉर्मूला है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I इनटू, और तुमको पता है B डॉट dl की लेंथ कितनी है इसकी? तो B इनटू टोटल लेंथ कितनी? 2 पाई d। टोटल लेंथ कितनी? 2 पाई d। म्यू नॉट टोटल करंट कितनी है? बोला I है, तो B बोला कितना हो गया? म्यू नॉट इनटू I अपॉन 2 पाई d। और ये फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा था। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? अगर वायर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल ना। और करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही होगी ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे गोल गोल घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड, गोल गोल घूमेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर डायरेक्शन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर, तो एम्पियर लॉ के अंदर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो लिख लेना टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, to find out the direction of magnetic field, put the thumb in the direction of magnetic field, in the direction of current, put the thumb
in the direction of current, put the thumb in the direction of current, curl the finger, curl the finger, curl the finger. The direction of curl the finger, the direction of curl the finger is known as the direction of magnetic field. The direction of curl the finger is known as the direction of magnetic field. जैसे इस वाले केस में करंट की डायरेक्शन अंदर है तो पहले मैंने नीचे को अंदर रखा और ऐसे ही हाथ घूम सकता है ना, डोंट ट्राई टू कर्ल लाइक दिस, ऐसे नहीं घूमेगा बेटा, ऐसे ही घूमेगा तो ऐसे ही घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे ऐसे घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, क्या भैया ये क्लॉकवाइज, ये क्या हुआ क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे से होगी वैसे ही होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नाउ दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे घूमता तो एंटी क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? You have to find out the direction of magnetic field and also you have to find out the magnitude of magnetic field। ये बिल्कुल मैग्नीट्यूड वैसा ही है जैसे इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता था बायोट-सेवर्ट लॉ में। कहाँ आता था? बायोट-सेवर्ट लॉ में आता था। तो इसको लिख लेंगे बेटा, दूसरा एप्लीकेशन देखो, सेकंड एप्लीकेशन टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू hollow infinite cylindrical wire, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू hollow infinite cylindrical wire। hollow infinite है, इन hollow infinite खबर करूंगा तो बिल्कुल सिलेंड्रिकल वायर में बना लो ऐसे, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, ऐसे ये हमारा इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर है, ऐसा बिल्कुल है कि नहीं। अब हॉलो है और ये इसका एक्सिस हो जाएगा सिलेंडर का, ये क्या हो जाएगा इसका एक्सिस। अगर हॉलो है तो करंट कहाँ बहेगा, इसके सरफेस पर बहेगा, कहाँ बहेगा इसके सरफेस पर बहेगा। सिलेंडर के रेडियस हमने आर एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया, आर एज्यूम कर लिया। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दो केस बनेंगे। केस नंबर 1 बनेगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसका मतलब हो गया वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर। कहाँ पे? आउटसाइड द सिलेंडर, तो हम लिख लेंगे आउटसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर, सिलेंडर के बाहर। तो कितने डिस्टेंस पर माना मैंने, आर डिस्टेंस पर। तुम सोच के देखो, अगर सिलेंडर के बाहर अगर तुम आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो ये ऐसा इनफाइनाइट सिलेंडर है, लेकिन अगर हम इसको ऊपर से झांके ऐसे तो अगर हम ऊपर से झांके तो दैट इज कॉल्ड टॉप व्यू। कल हमने डिस्कस किया था टॉप व्यू के बारे में। तो अगर सिलेंडर मान लो ऐसा रखा है, उसको ऊपर से झांक रहे हैं इस तरीके से, तो हमें खाली ऐसे गोला दिखाई देगा, केवल गोला दिखाई देगा, तो हम केवल गोला बना लेंगे। ये हमारा सिलेंडर है और इसमें करंट कैसी बह रही है, अंदर की तरफ से। क्रॉस का मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, इस क्रॉस का मतलब करंट की डायरेक्शन कैसी है, करंट घुस रही है अंदर, करंट क्या करे अंदर घुस रही है। अगर करंट अंदर घुस रही है और ये पूरी करंट कितनी है, आई, पूरी करंट कितनी बेटा, आई। अब अंदर घुस रही है, हमें सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने कहा सिलेंडर के बाहर आपने स्मॉल आर बोल दिया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये सेंटर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहीं से हम क्या बनाएंगे, एम्पियर लूप। क्या बनाएंगे, यहीं से हम बनाएंगे एम्पियर लूप। तो हमने बना लिया एम्पियर लूप जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। कितना है, स्मॉल आर। हमने फॉर्मूला लगा दिया, रूल के इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू i। अच्छा, b डॉट dl में टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 पाई इनटू छोटा r बराबर म्यू नॉट। टोटल करंट कितनी है, i। तो b बराबर हमारा आ गया म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। ये उतना ही आगे जितना पहले आया था, ये भी इनफाइनाइट वायर और वो भी इनफाइनाइट वायर थे, क्योंकि ये हॉलो है और वो सॉलिड है। तो बाहर, तो सिलेंडर के बाहर या वायर के बाहर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होती सबकी वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट i बाई 2 पाई r। कितनी आएगी, म्यू नॉट i बाई 2 पाई r। लेकिन एक और बड़ा क्वेश्चन है, सर ये तो हमने बाहर निकाल दिया, तो अंदर कितना आएगा, सिलेंडर के अंदर। तो मैंने कहा केस नंबर 2 यहाँ आ जाएगा। नो केस नंबर 2 क्या कहता है कि स्मॉल आर इज ग्रेटर
तो इनसाइड द सिलेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनसाइड द सिलेंडर। अब अगर सिलेंडर के अंदर निकालोगे तो सबसे पहले तो हमें एम्पियर लूप ड्रॉ करना पड़ेगा ना बेटा, और एम्पियर लूप ड्रॉ करने के लिए एम्पियर लूप ड्रॉ करने के लिए हमने इसी में डायग्राम बनाया अलग से। हमने कहा मान लो सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक और ये भी दूरी अभी छोटी आ रही है, तो सोच के देखो दिस इज कॉल्ड आल्सो एम्पियर लूप। ये कौन सा लूप है? एम्पियर लूप। इस वाले रीजन के लिए यहीं पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो यहीं से हमने एम्पियर लूप ड्रॉ किए अलग कलर से। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर भी लिखा जाएगा इंटीग्रेशन v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई ई, और यहाँ पे इनसाइड करंट क्या है? कुछ यहाँ अंदर तो करंट वैल्यू क्या तो कहा गया नहीं, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? 0। कितनी आ गई? 0। अंदर कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि अंदर करंट फ्लो ही नहीं कर रही है, इसलिए सारी मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर के चारों तरफ बाहर की तरफ। किधर है? बाहर की तरफ। इसका एक पॉपुलर ग्राफ भी आता है, वो मैं ग्राफ यहाँ बना देता हूँ। दिस इज द वेरिएशन एंड दिस इज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड 0 है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड होगी जो नॉट आई बाई 2 पाई आर है म्यू बी इज रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ये ग्राफ है, ठीक है? तो नोट डाउन दिस। हो गया बेटा? चलो आ जाओ। दूसरा एप्लीकेशन को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। अब इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है तो अंदर से भी ठोस है, तो मैं इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने कहा मान लो ये सिलेंड्रिकल वायर है, ऊपर से तो हमें ऐसे दिखेगा ना, ऊपर से तो हमें सर्कल दिखेगा और सारी की सारी करंट ऐसे जा रही है। इसका मतलब हुआ करंट कैसे जा रही है? पूरे रीजन से करंट जा रही है इस तरीके से। हमने ऐसे मान लिया, और अगर इसका टॉप व्यू मैंने बनाया और इसका रेडियस कितना मान लिया? कैपिटल है, कितना मान लिया? लेकिन अगर इस टॉप व्यू को नहीं बनाना चाहते, अगर तुम समझना चाहते हो वायर कैसे होता है, तो भैया ये रहा तुम्हारा सिलेंड्रिकल वायर। टपाक 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 टपाक। अब अंदर से भरा है, अंदर से भरा है और ये इसका एक्सिस हो गया, तो अंदर से सॉलिड है ना, तो अंदर में तो करंट होगी, तो टपाक 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 ये करंट सब में करंट बह रही है। सब में क्या हो रही है? करंट बह रही है। सबकी करंट कितनी है? आई। इसी चीज को मैंने इसको ऐसे ऊपर से देखा और ऐसे बनाया, इसमें पूरी में करंट जा रही है, पूरी में करंट जा रही है। और जब पूरे में करंट जा रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने की 2 कंडीशन, एक बार इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, एक बार इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। नाउ सेम सिचुएशन आप क्रिएट हियर। केस नंबर 1, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब आउटसाइड द सिलेंडर। क्या हो गया बेटा? आउटसाइड द सिलेंडर। तो जब आउटसाइड सिलेंडर बनाएंगे तो जो एम्पियर लूप होगा वो बाहर से बनेगा। जैसे मान लो हम इसमें कलर बनाएंगे आपको, मैंने कहा अगर मैं आउटसाइड द सिलेंडर की बात करता हूँ तो हमने कहा मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी स्मॉल आर है, तो हमारा एम्पियर लूप क्या हो जाएगा? नाउ दिस इज द एम्पियर लूप। ये हमारा क्या बन गया? एम्पियर लूप। और हमारे पास फॉर्मेट वही है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। तुम ध्यान से देखो इस लूप के अंदर क्या टोटल करंट इन्वॉल्व हो गई है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई। और dl की वैल्यू कितनी है? 2 पाई इनटू स्मॉल r बराबर म्यू नॉट इनटू आई। तो v बराबर कितना हो गया? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अगर निकालनी है तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, चाहे वो इनफाइनाइट वायर हो, चाहे वो हॉलो इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर हो, चाहे वो सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर हो, तीनों में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ही होगी। कोई बात नहीं, कम तक केस नंबर 2। जब केस नंबर 2 में आ गए तो हमने कहा कि मान लो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अंदर वाले रीजन, इतने एंटायर रीजन में, तो करंट कितने ही रीजन बहेगी ना, और इस रीजन का अब रेडियस कितना है? छोटा है। कितना है? तो नाउ केस नंबर 3
तो केस नंबर 2 क्या हो गया? केस नंबर 2 कह रहा है r इज लेस देन कैपिटल R, यानी इनसाइड द सिलेंड्रिकल वायर, इनसाइड द सिलेंड्रिकल वायर, वायर के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान देखो, फॉर्मेट में यूज इंटीग्रेशन p डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे एक टर्म आती है करंट डेंसिटी। क्या टर्म आती है? करंट डेंसिटी। अच्छा, इसको समझने के कई सारे और भी तरीके हैं, मैं तुमको पहले करंट डेंसिटी से समझाता हूँ, फिर वापस से रिमिक्स करके समझाऊंगा। करंट डेंसिटी क्या कहती है? करंट डेंसिटी J नथिंग बट करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। नाउ J इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। मैं इसको थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्सप्लोर भी किया था, तो करंट कितनी हो जाएगी? I बराबर हो जाएगा J इंटू A। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रीजन? तो हम यहाँ लिख सकते हैं I इज नथिंग बट करंट डेंसिटी J इंटू पाई इंटू छोटा r स्क्वायर, पाई इंटू छोटा r पुट हियर। टोटल करंट कितनी हो जाएगी इनसाइड जो इस रीजन में है? वो कितनी हो जाएगी बेटा? I इंटू J इंटू पाई r स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा B डॉट, कितना रीजन है? 2 पाई r बराबर, टोटल एरिया कितना है? कैपिटल R, 2 पाई r बराबर म्यू नॉट इंटू I कितना है? J इंटू पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर। तो पाई में पाई को उड़ा दिया, तो B बराबर कितना आ गया ना? एक आदमी एक आदमी बना दिया, B बराबर आ गया म्यू नॉट JR बाई 2, म्यू नॉट JR बाई 2। अब देखो, इसको दो तरीका है, या तो इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में J नहीं दिया हो, करंट के टर्म्स में पूछा हो, तो इसका मतलब ये फॉर्मेट में करंट के टर्म्स में लिखा होना चाहिए, और तुमने किस में लिखा है? करंट डेंसिटी के टर्म्स में लिखा हो। अगर इसी क्वेश्चन को टफ बनाना है तो क्वेश्चन में करंट डेंसिटी दे देगा, तो बच्चे आगे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि ये बात तो सही है, इस पूरे क्वेश्चन को इंटायर पूरे टीचर हमेशा ज्यादातर किससे पढ़ाते हैं? करंट से। और हमने तुमको किससे सिखाया? करंट डेंसिटी से सिखाया। क्यों? क्योंकि करंट डेंसिटी से लिखने के बाद आपको करंट लिखना आसान है, लेकिन करंट लिखने के बाद करंट डेंसिटी लिखना कठिन हो जाता है। अब देखो, करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी? I बाई करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया, तो यहाँ करंट I हो जाएगा, और एरिया कितना होगा? पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर। तो म्यू नॉट I इंटू R अपॉन 2 इंटू पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। आंसर क्लियर? और वैसे भी आता है, देखो उसको समझने का दूसरा प्रारूप है। कैसे समझते हैं? मैंने कहा मान लो इस टोटल रीजन इज व्हाट? पाई r स्क्वायर रीजन, ऊपर वाले बड़े वाले लूप में पाई कैपिटल R स्क्वायर रीजन में जो करंट है वो I है। इसको ऐसे समझाता हूं, तो यहां थोड़ा देखना, इस जगह मैं समझा रहा हूं कि जो टोटल एरिया है पाई r स्क्वायर में, इसमें टोटल करंट कितनी है? I। टोटल करंट कितनी है? I। मैंने कहा हमको उस वाले रीजन में नहीं चाहिए करंट, हमको इस छोटे वाले रीजन में चाहिए, तो हमने कहा 1 एरिया में कितनी करंट हो जाएगी? बोला I अपॉन पाई r स्क्वायर। तो हमने कहा पाई इंटू छोटे r स्क्वायर रीजन में कितनी करंट हो जाएगी? तो हमने कहा I इंटू पाई इंटू छोटा r स्क्वायर अपॉन पाई इंटू बड़ा r स्क्वायर। तो पाई ने पाई को उड़ा दिया, तो ये आ गया I इंटू r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। नाउ दिस इज द करंट विद इन दिस रीजन। इस रीजन में ये करंट आई, और इस रीजन में अगर ये करंट आई, तो यहाँ इस करंट की वैल्यू ये होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए इस करंट की वैल्यू? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं B इंटू 2 पाई इंटू छोटा r बराबर म्यू नॉट इंटू I इंटू R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो तुम ध्यान से देखो, तो B की जो वैल्यू हो जाएगी, R ने इस R को लाया, तो कितना आया बेटा? आया म्यू नॉट I इंटू छोटा r डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू बड़ा R स्क्वायर। इतना आया कि नहीं आया? नाउ दिस इज द आंसर व्हिच इज गिवन बाय द बुक्स और मैक्सिमम टीचर taught by the teachers, maximum teachers. म्यू नॉट I इंटू R डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम आंसर। सबको यही रटा है। हमने तुमको क्या बताया? म्यू नॉट JR बाई 2। अब अगर J की वैल्यू करंट पर यूनिट एरिया है, इसी फॉर्मूले में हम इसको मॉडिफाई करना चाहें, तो म्यू नॉट इंटू J की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I बाई एरिया, और एरिया कितना? पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर इंटू छोटा। क्या इस वाले फॉर्मेट में और इस वाले फॉर्मेट में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल सेम है। म्यू नॉट I इंटू R, म्यू नॉट I इंटू R, 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर, दोनों सेम है ना। इसलिए मैं कहता हूं बार-बार कि आप इसको रटो, ना कि इसको। इसको रटने से दोनों आंसर सॉल्व हो जाते हैं, इसको रटने से ये निकालना कठिन हो जाएगा। इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में लाना कठिन हो जाएगा, लेकिन इससे इसमें लाना आसान है।
इसलिए रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ दिस ओनली, बट यू हैव टू लर्न दिस ऑल्सो। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो और क्वेश्चन में जरूर लिखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी बात पे एक इसका ग्राफ भी है, इसका ग्राफ भी बना लो। तुम ध्यान दो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों में बड़ा अंतर है। ये आर छोटा इनसाइड है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका एक वेरिएशन आता है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस। क्या वेरिएशन है बेटा? वेरिएशन ये कहता है अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा और आर ये रहा और ये मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, तो जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, कहां से लेकर? जीरो से लेकर कैपिटल आर तक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है? तो कहा गया भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और आर के बाद कैसा है, यानी B is directly proportional to R and B is inversely proportional to R। और यहां पर जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है? म्यू नॉट I by 2 pi कैपिटल R, इस पर्टिकुलर पॉइंट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यही होगी, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती मैग्नेटिक फील्ड की, याद रखना। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर, ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है बेटा, नोट कर लो और डायग्राम को बना लो। उसके बाद एक नया क्वेश्चन लिखो, फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तुमको। क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड at the distance r by 2 from center of solid infinite cylindrical wire having current density J naught R. Find out the magnetic field at the distance of r by 2 from the center of the solid infinite cylindrical wire having current density J naught into R। इसका मतलब करंट डेंसिटी लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। कैसा है? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे करंट डेंसिटी भी बढ़ रही है। क्या कर रही है बेटा? बढ़ रही है। तो सिंपल सा सवाल है, हालांकि है बढ़िया सवाल। तो मैंने कहा ये इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल वायर, इस सिलिंड्रिकल वायर से r by 2 दूरी पर हमें क्या बतानी है? मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। कितनी दूरी पर? r by 2। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है क्या वहीं पर हमें मीडियम लॉ ड्रॉ करते हैं? तो कहा यस इट इज। यहाँ पर हमने मीडियम लॉ ड्रॉ कर दिया, मतलब इसके अंदर वाली करंट हमको चाहिए। और करंट डेंसिटी कितनी दी है इसकी? करंट डेंसिटी है J नॉट, J बराबर कितना है? J नॉट इंटू R, यानी कि R के साथ करंट डेंसिटी का क्या दिया है? वेरिएशन। और हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? क्लोज्ड इंटीग्रेशन P डॉट dl लगा दो फॉर्मूला फटाफट, आंसर बताओ विदिन 10 सेकंड, 1 मिनट का समय है। क्या हो जाएगा? इसकी करंट निकालनी है ना। इस करंट निकालने का सबसे पहला रूप ये भैया इसके अंदर वाली करंट निकालो। क्या निकालो? इसके अंदर वाली करंट निकालो। बिना करंट निकाले कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? इस क्वेश्चन का उत्तर मैं कहा दूं? मैं इस क्वेश्चन का उत्तर नेक्स्ट पेज में लिखा हूं। मैंने कहा ये हमारा इनफाइनाइट सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है और ये वो डिस्टेंस जहां पर हमें क्या निकालनी है? ये एम्पियर लूप। और इसके अंदर का हमें करंट चाहिए। इसके अंदर का क्या चाहिए? करंट चाहिए। और इसकी डिस्टेंस कितनी दी है? r by 2। और इस पर करंट डेंसिटी कितनी दी है? J बराबर J नॉट इंटू R।
अब सवाल ये है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए करंट चाहिए, ना कि करंट डेंसिटी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक करंट निकालने के लिए हमने क्या कहा, मान लो x डिस्टेंस पर जाकर एक dx एलिमेंट का हम क्या ले लेते हैं, करंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, करंट। हमने मान लिया कि dx थिकनेस वाले एलिमेंट में जो भी करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, di। तो सबसे पहले di क्या होता है, एलिमेंटल करंट। करंट क्या होती है, करंट डेंसिटी इंटू एरिया। करंट डेंसिटी कितना है, J, और J कितना है, J डॉट इंटू R को हम x मान लें क्योंकि हमने इस डिस्टेंस को x माना है। नहीं चलो बाद में r को इंटीग्रेट करना है तो हम इसको r को r ही लेते हैं, x मान लेते हैं, इंटू ये तो करंट डेंसिटी होगी। एरिया कितना है इसका एरिया है लेंथ इंटू थिकनेस, यानी 2 पाई x इंटू dx। नाउ दिस इज द एलिमेंटल करंट di, दिस इज द एलिमेंटल करंट di। अगर I निकालना है तो दोनों को इंटीग्रेट कर दो, कहां तक, 0 से लेकर r तक, 0 से लेकर I तक। I कितनी आ गई, इंक्लोज करंट आ गई J नॉट इंटू 2 पाई बाहर निकल गया। ये x और ये x वेरिएबल हो जाएगा x³/3। कितना हो जाएगा, x³/3। तो जब x³/3 निकाल देंगे x² होगा, x³/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा r³/8 इंटू 3। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। x³/3 में जब लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इस 2 ने इस 8 को मार दिया, तो फाइनल आंसर जो करंट का आया हमारे पास, वो करंट कितनी आ गई हमारे पास, J नॉट इंटू R³ इंटू π/12 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 12। इतनी करंट हमारे पास आ गई। अब हमारे पास करंट आ गया, सब कुछ आ गया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू IA। तो B इंटू 2 पाई इंटू R/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू J नॉट इंटू R³ इंटू पाई डिवाइडेड बाय 12। जो कटे काट दो, 2 रह जाएगा आंसर। तुम ध्यान से देखो, R ने R को ला दिया, 2 ने 2 को ला दिया, पाई ने पाई को ला दिया, तो आंसर की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट J R²/12। नाउ दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप